ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है महादंगल का। महायुद्ध को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। 30 दिन पहले ही 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से अपील की थी कि वो सड़कों पर उतरकर सत्ता हासिल कर लें। लेकिन पूरे 1 महीने गुजर जाने के बाद तस्वीर उलट सी गई है। अमेरिका की जनता सड़कों पर है। अमेरिकी जनता ने ट्रंप के खिलाफ ही बगावत का बड़ा बिगुल फूंक दिया है। मिसिसिपी, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, बॉस्टन, अटलांटा, सेंट पॉल, सैन फ्रांसिस्को, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई और लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। मिडिल ईस्ट में घिरे ट्रंप अब घर में बुरी तरह से घिर गए हैं। विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह ईरान से युद्ध, कथित तानाशाही और संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा, बढ़ती महंगाई है। जनता के इस गुस्से ने मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप की सियासी मुश्किलें भी बढ़ाकर रख दी हैं। विरोध प्रदर्शन की झलक आज अमेरिका के 3000 से ज्यादा जगहों पर नजर आई। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुआ है। अनुमान है कि इन प्रदर्शन में 90 लाख अमेरिकी सड़क पर उतरे। अमेरिका के साथ दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका ही नहीं, इजराइल में भी युद्ध को लेकर भारी विरोध है। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग की है। अब इन सब के बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ट्रंप क्या युद्ध विराम के लिए मानेंगे? ईरान क्या ताबड़तोड़ हमले जो कर रहा है उसको लेकर स्थगित करेगा? मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान में जो बैठकें चल रही हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इसको लेकर सियासी गहमागहमी किस तरह से रही, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद जी स्टूडियो में आ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीडी बख्शी साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, अमेरिका को लेकर लगातार आपकी ओर से ताबड़तोड़ आलोचना की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप की यह बताया जा रहा था कि ट्रंप के कारण दुनिया में मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अब न सिर्फ अमेरिका में 90 लाख लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया के 15 ऐसे मुल्क हैं जहां पर ट्रंप की नीतियों की वजह से विरोध जारी है। इस पर पहली टिप्पणी आपकी। नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज। देखिए, अगर आप अपनी अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस करें जिससे कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक तबाही का दौर आना शुरू हो जाए, बहुत नुकसान हो रहा है। दुनिया इन्फ्लेशन चढ़ी जा रही है। ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एल्युमिनियम, ये सब महंगे पे महंगा हुआ जा रहा है। इस वक्त आपकी जो है क्रॉप्स के बोने का टाइम है। फर्टिलाइज़र के दाम यूनाइटेड स्टेट्स में 42% चढ़ गए। ठीक है साहब, पूरी दुनिया भर में क्राइसिस है। एलएनजी से यूरोप में एनर्जी प्रोडक्शन होती है और वो भी वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रही है। कल आपने इंग्लैंड में प्रदर्शन देखा था, बड़ा भारी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। आज अमेरिका के तमाम सब प्रांतों में 50 में से 50 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में जनता का गुबार के जो हजूम निकल कर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि वी डोंट वांट एनी किंग। देखिए, आप युद्ध करना चाहते हैं किसी स्ट्रैटेजी के साथ, किसी अंत के साथ, किसी तुक के साथ करिए।
आप तो दुनिया की तबाही लाने के लिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। फिर इन्होंने बीच में बयान दिया कि अगर दूसरा वियतनाम होना है तो हो जाए। क्या आपको याद है कि वियतनाम में 50,000 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे, और उसके बाद जो रिचर्ड मलाउस निक्सन है वो इम्पीच हो गए थे। ठीक है, आपने वॉर ऑफ चॉइस किया विच वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। दो आपके मागा के सपोर्टर, बड़े नज़दीकी आपके जो डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म और दूसरा डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, वो लोग जो हैं रिजाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और अभी मेरा ख्याल दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज इट वाज अ थॉटलेस एक्ट जिसमें कितने सारे लोग मर गए हैं, कैसी ज़बरदस्त तबाही हुई है, मिडिल ईस्ट का तो सफाया हो गया है, और अब ये एशिया में काफ़ी नुकसान हुआ है मुल्कों का। भारत, साउथ कोरिया, जापान, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इनको हिला के रख दिया है। वहाँ यूरोप में तमाम इकोनॉमीज, पहले तो उनसे रूस का तेल और गैस बंद कराया अमेरिका ने, अब वो जो बचा तेल था वो वहाँ का बंद कराया है। इट इज केओस एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और नेतन्याहू साहब ने भी बुरी तरह मिसकैलकुलेट किया है, और अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना घातक सिद्ध हो सकता है लड़ाई के मैदान में। और वो अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध के जरिए बता दिया कि ईरान को किस तरह से कम करके उनकी ओर से आंका गया था। ये माना गया कि जल्दी ही रिजीम चेंज करवा लेंगे, वहां की जनता खिलाफ खड़ी हो जाएगी खामनेई की। और उसके बाद देखिए आज स्थिति क्या है, यहां उल्टा अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप लगातार उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि अमेरिकी जनता अगर सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है तो यह अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, दोनों के लिए अच्छे संकेत हैं। इसके पहले कि अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, जल्दी से लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी आपके पास आते हुए, ये तो अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया पूरा का पूरा मामला। शंकर प्रसाद जी, अब क्या करेंगे ट्रंप? आपने बिल्कुल कहा, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए पूरा उल्टा पड़ गया, लेकिन इसमें दो तीन समझने की बातें बहुत ज़रूरी हैं। विश्व के सामने, अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने एक बहुत अच्छा आपको नमूना दिख रहा है यूक्रेन वॉर। सब देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में 4 साल से ऊपर हो चुका है, कोई नतीजा नहीं निकला। कितने लोग मर गए, कितने बर्बाद हो गए, कितनी हानि पहुंच गई, सब उथल पुथल हो गया, पूरा यूरोप बर्बाद हो गया। यूक्रेन तो ख़त्म हो ही चुका है, रशिया में भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये सब पूरा विश्व देख रहा है। तो वो नहीं चाहता, कोई आज ये नहीं चाहता, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे तेहरान हो, चाहे कुछ भी हो, कि इस प्रकार से आज की मॉडर्न वर्ल्ड में, जबकि इतनी तरक्की होने की तरफ बात जा रही है, जब लोग चाहते हैं क्लाइमेट चेंज हो, एजुकेशन बढ़े, हेल्थ स्टेट बढ़े, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़े, उसकी बातें लोग कर रहे हैं, और यहाँ सारी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं दबादब, कितने सैकड़ों आदमी मर गए हैं। तो इस समय अगर इस किस्म का युद्ध करना भी है किसी को, किसी वजह से, तो दिस युद्ध कैन नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड मोर देन 2-3 डेज। बिल्कुल। अगर आप 2-3 दिन में अपना जो लक्ष्य है, जो अपना एम है, वो पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। भारत ने एक बड़ा अच्छा नमूना वर्ल्ड के सामने अभी पेश किया है, कुछ ही महीने पहले एक सिंदूर किया था। सिंदूर में हमने कुछ, हमारे को कोई परेशानी थी, उस परेशानी को हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए भारत ने एक ऐसा मिलिट्री एक्शन लिया जो 2.5 दिन 3 दिन में खत्म हो गया। बिल्कुल। उसमें इस प्रकार से हम लोगों ने हमला किया कि जो हमारे टारगेट है उसको समाप्त कर दिया जाए एक रात के अंदर। दुश्मन उसका रिएक्शन करेगा तो दुश्मन के उस रिएक्शन का थोड़ा सा जवाब देखेगा, लेकिन कोई सिविलियन नहीं मरा, ना उधर मरा ना इधर मरा, ना कोई बिल्डिंग है यहाँ गिरी, ना कोई बिल्डिंग है वहाँ गिरी। सिर्फ नुकसान वहाँ हुआ उस दुश्मन के एरिया में जिस तरफ से वो हमारे ऊपर हमला कर रहा था। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार से और जो और स्ट्रेटेजिक टारगेट से भारत के अंदर उन्होंने जब हमला किया हमारे ऊपर, कश्मीर के अंदर आपको सबको मालूम है, तो उसका जवाब दिया, जितने टेररिस्ट कैंप थे 10, 11, 12 उनको नष्ट कर दिया, लड़ाई खत्म कर दी 3 दिन में। बिल्कुल। तो अगर आपको ईरान से कोई प्रॉब्लम है, और ईरान से प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट ईरान के संग प्रॉब्लम है, क्योंकि इजराइल इतने फॉर सो मेनी डेकेड्स Israel is suffering from terrorism from Hezbollah in Lebanon, from Hamas in Gaza, from Houthi in Yemen। चारों तरफ से इजराइल को परेशान कर रखा है। 7 अक्टूबर को इतना भाई उन्होंने एक ऑपरेशन कर दिया, कितने आदमी मार दिए, कितने बंदी बना के ले गए, क्या बुरा हाल किया उनका। तो
इजराइल के पास एक लेजिटिमेट रीज़न है, लेकिन अगर उनको कोई इस चीज़ का रिएक्शन करना था, जो कि सब मानते हैं कि ये जितनी टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं वो ईरान की तरफ से आ रही हैं, तो ईरान के बरखिलाफ एक ऐसी तजवीज़ बनाइए जो 1.5-2 दिन में मुकम्मल हो जाए। अगर आप समझते हैं कि रिजीम चेंज 2 दिन 3 दिन में हो सकती है तो अवश्य कीजिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आपने बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस किया कि आपने उनके अयतुल्ला को मार दिया, लेकिन इंटेलिजेंस ये भी तो देखनी चाहिए थी कि पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करेगी। क्या पब्लिक बगावत कर देगी 3 दिन में अगर खमोनी साहब मर गए तो? ऐसा तो हुआ नहीं। क्या पूरी न्यूक्लियर डिवाइस जो उनकी बन रही है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उनको आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो द ऑपरेशन शुड हैव बीन प्लान्ड विद ए वेरी सिंपल एंड क्लियर एम, जो कि टाइम बाउंड होता, 2-3 दिन में ख़त्म, उसके बाद शांति। ना कोई आदमी ईरान में मरता, ना कोई और कहीं जगह मरता, ना कोई इतनी बिल्डिंगें होती, और ना इतने खाड़ी देश परेशान हो जाते। आज तो आपने पूरे वेस्ट एशिया को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संकट में डाल दिया। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। इकोनॉमिक रिएक्शन हो रहा है, सबको मालूम है, और सबके लिए परेशानी भी खड़ी हो गई है। मैं आऊंगी, अमेरिका को हासिल तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहां पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 41% रह गई है। वहीं 59% 59% पंजीकृत मतदाताओं ने अमेरिका में उनके काम को नापसंद किया है। चुनाव में हार जीत तय करने वाले स्वतंत्र मतदाताओं में से केवल 25% ही ट्रंप के साथ हैं, जबकि 75% उनके खिलाफ मौजूदा वक्त में खड़े नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी ट्रंप का समर्थन कम हो गया है। जो उनके कट्टर समर्थक माने जाते थे, 84% रिपब्लिकन ट्रंप के समर्थन में है, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 92% का था। तो अपनी खुद की पार्टी में उनका यह हाल है। आप समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका में क्या हो रहा है, और मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बुरी खबर भी सामने आ सकती है। दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, अमेरिका और इजराइल को बढ़त हासिल है, उनकी ओर से जिस तरह का एक्शन किया जा रहा है, ईरान आखिर कब तक लड़ेगा, कब तक सहेगा, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया। अमेरिकी जनता सड़कों पर है, वो विरोध कर रही है कि बस करो, युद्ध खत्म करो, इसको हमें नहीं झेलना इतना ज्यादा युद्ध। दीपक बोहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है। अभी दोनों जनरल साहिबान की बात सुन रहा था, बाकी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहेंगे जो उन्होंने कहना है। जनरल बख्शी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा अननेसेसरी वॉर। जनरल साहब, दिस वॉर हैड टू हैपन, इट हैड टू हैपन नाउ। नहीं तो ईरान इसके बाद 1 साल 2 साल के बाद जितना उसने असला इकट्ठा किया है वो इजराइल पे हमला करता सा। दे हैव बीन डूइंग इट थ्रू प्रॉक्सीज, फिर वो डायरेक्टली करते। आपने देखा है कितनी सामग्री उनके पास है सर। ये किससे लड़ने के लिए बनाई थी? चाइना से या रूस से या अमेरिका से? ये इजराइल को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी। दे हैड टू हिट बैक। सेकेंड सर, आपने कहा है कि गल्फ, बहुत से लोग कहते हैं कि गल्फ के जो देश हैं वो सफर कर रहे हैं। बेटा, मेरा नहीं मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने ये जो हमला किया है ये गल्फ स्टेट्स के पूछे बिना किया है। उनको अपनी साइड पे लिया, क्योंकि उनका दुश्मन, गल्फ स्टेट्स का दुश्मन इजराइल नहीं ईरान है। और उन्होंने कहा होगा कि ठोको इसको, नहीं ठोकोगे तो ये हम पे हमला करेगा। फाइनली जो रेजिम चेंज की बात हो रही है, मजाक मजाक में हम कहते हैं रेजिम चेंज तो अब अमेरिका में होने वाली है कि ट्रम्प साहब को इंपीच कर देंगे, वो भाग जाएगा वहां से एटसेट्रा। नहीं बेटा, वो पब्लिक भी कहता है। दीपक बोहरा जी, आम आदमी के जहन में ये सवाल है, बार बार कहा जाता है जो मुस्लिम देश हैं उनका तो आपस में बहुत ज्यादा वो यूनाइटेड है, और अमेरिका ने सैन्य बेस बनाकर रखा हुआ है, तो ईरान की ओर से जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर सैन्य बेस को निशाना बनाया जा रहा है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को इजराइल के मुकाबले ईरान से ज्यादा खतरा है? ज्यादातर उसमें मुस्लिम देश हैं। क्योंकि ये सुन्नी शिया जो डिवाइड है, इसको तो आप जानती हैं। ईरान मेंबर नहीं है कोर मिडिल ईस्ट का, तो क्यों फुदक रहा है वहां पर? दिस इज अ क्वेश्चन आई डोंट हैव एन आंसर। क्यों नफरत करते हो यहूदियों से कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसका कोई जवाब नहीं है। आप जस्टिफिकेशन जो मर्जी देते जाइए। मेरा अपना मानना है कि जब ईरान इराक वॉर हुई थी, तो ये जो गल्फ कंट्रीज थी, आपको याद है ना, सद्दाम हुसैन ने हमला किया था जब रुहुल्लाह खुमैनी आए थे, 8 साल वो जंग चली थी। ये सारे गल्फ स्टेट्स ने समर्थन किया था इराक का। अमेरिका के साथ कोई नहीं था, ईरान के साथ कोई नहीं था, और ईरान ये नहीं बोला है, वो भी इनको ठोकने वाला है जो अभी ये कर रहा है। मेरा अपना मानना है आप इस जंग को डिले कर सकते थे और नुकसान होना था। There is a time and place for every action. जो अब हो रहा है ये शायद, मेरा मानना है, ट्रम्प साहब तो कहते हैं मैं किसी की परवाह नहीं करता, रेटिंग वेटिंग नथिंग, मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है। अगर वो इस जंग से अभी निकल जाए तो अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी, अमेरिका की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। वो निकलेगा लेकिन ठोक के, और ये 6 अप्रैल को करूंगा, ऑल दिस इज मीनिंगलेस। मेरा मानना है
उन्होंने कहा ना कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमने हमला किया लेकिन मिसाइल उसके करीब गिरी, दिस इज ऑल रबिश। बुशहर बिल्कुल आउट ऑफ एक्शन हो गया है। 1000 मेगावाट का है, रशियन से बना है, कोई बिजली नहीं आ रही। अब वो एनर्जी क्राइसिस, बिजली क्राइसिस तेहरान में आएगी, हो सकता है तब लोग उतरे। फाइनली बेटा अमेरिका में लोग उतरे हैं ना सड़क पे, क्योंकि अमेरिकन पुलिस उनको गोली नहीं मारती है। ईरान में जो उतरे थे आपको याद होगा, मार दिया था, 70,000 का फिगर है जी। नाउ यू डिसाइड कि कहां पर क्या होना चाहिए। ये लोग जो प्रेशर कर रहे हैं बख्शी साहब आ रही वो प्रेशर में आने नहीं। ठीक है, अब जफर इस्लाम साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी, सैयद जवाद भी हैं, लेकिन जीडी बख्शी साहब हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ बातें ऐड करना चाहते हैं। बख्शी साहब देखिए, मैं बहुत इज्जत करता हूं, दीपक जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन देखिए इजराइल का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने कहा कि हम 900 दिन से लड़े जा रहे हैं, हम थक गए हैं, ठीक है, बिल्कुल, और ये लड़ाई विदाउट स्ट्रैटेजी है। लड़ें, आप ज़रूर लड़ें, लड़ने का जो शौक फरमाते हैं वो लड़ें, जम के लड़ें, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट द वॉर आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, अचीवेबल हैं कि नहीं उसका अंदाज लिया जाता है। युद्ध शुरू करने के पहले युद्ध इतनी आसानी से शुरू नहीं किया जाता, ऑन अ विम, ऑन एन इम्पल्स आप इतना बड़ा युद्ध, इतनी हानि नहीं कराते, बिल्कुल, जिसमें लॉट ऑफ इट वाज नॉट थॉट थ्रू। और एक देखिए बोलते हैं बीइंग सब्जेक्टिव एंड बीइंग ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी है कि साहब मुझे लगता है ये हो जाएगा, 2 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा, शॉर्ट क्विक वॉर, क्विक इन क्विक आउट। जब आपको साफ विदित हो गया कि क्विक इन क्विक आउट नहीं है, तो देन यू स्टार्ट बोले डबलिंग डाउन, देन यू स्टार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्सिंग अ फेलियर। और जब आपको इजराइल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि साहब 900 दिन से हम लड़ रहे हैं, नहीं, मैं इजराइल के लोगों के, मेरे बहुत दोस्त हैं इजराइल की फौज में, कितने सारे हमने, मेरे साथ उन्होंने कोर्सेज किए हैं, उनका इंस्ट्रक्टर मैं रहा हूं, अभी भी वो मेरे से संपर्क में है। लेकिन वो जब इजराइल का आर्मी चीफ बोल रहा हो, इजराइल का आर्मी चीफ वो कह रहा हो कि यू कांट स्टार्ट अ वॉर विदाउट अ स्ट्रैटेजी। 900 दिन हो गए, हम लड़ते 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 थक गए हैं, हमको 15 से 20 हजार और लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे। और वहां पे देखिए एक प्रॉब्लम है, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कहते हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो इसका मतलब जो एक लिमिटेड सेगमेंट है वही कीमत चुकाता है, ठीक है। और इसके चलते इजराइल की जो डेमोग्राफी बहुत छोटी है, एरिया बहुत छोटा है, उनको जब भी वो लड़ाई उन्होंने शुरू की है, दे हैव बीन नोन फॉर क्विक वॉर्स। अब कोई नहीं कहता कि भाई कि इजराइल के खिलाफ जो है जुल्म नहीं हुआ, लेकिन आपने हमास को 2 साल लगाए, ठोक दिया, आपने हिजबुल्लाह को ठोक दिया, आपने हौती को मारा, फिर पिछले साल ईरान पे चढ़ गए। अब सारी दुनिया साहब आपके लिए इंतजार तो नहीं करते रहेगी कि जब तक आप ये नहीं कह रहे कि मैं बचाना चाहता हूं अपने आप को, आप कह रहे हैं मैं ईरान को खत्म कर देना चाहता हूं। अगर आप खत्म नहीं होना चाहते तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी राइट फॉर यू टू ऑल्सो से कि मैं दूसरे देश को तबाह कर दूंगा, 3-4 टुकड़े कर दूंगा, और वहां पे मैं एक जो है तमाशबीन, ठीक है, वो शिकागो से लाऊंगा, वो शाह का बेटा, उसको मैं राजा बना दूंगा। अभी ऐसा भी नहीं चल सकता ना साहब। एंड सिक्योरिटी टू 9 मिलियन इजरायलीज वर्सेस इकोनॉमिक डेवास्टेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है साहब, समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि साहब मेरे हित में कितना मैं आगे ले जा सकता हूं। यू हैव टू बी रैशनल, you have to be practical and then you have to be realistic। ठीक है, कि मैं 2 दिन में तबाह कर दूंगा, कहना तो बहुत आसान है साहब, लेकिन आप नहीं कर पाए, और 30 वो दिन हो गए दिखाई भी दे रहा है। और माफ कीजिए, इजराइल का हाल भी इस वक्त बुरा है। वहां से लगातार खबरें आ रही हैं कि इजराइल के जो सैनिक हैं वो थकते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, इजराइल के सामने भी यहां पर कई बड़ी चुनौतियां
कायम है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप को भी क्या ये भान होने लगा है कि इजराइल ने डर दिखाकर कि ईरान अमेरिका पर भी हमले कर सकता है और वहां के लोगों के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी अगर ईरान ताकतवर बनता है। क्या भ्रम में डाला, इस तरह की खबरें भी सामने आई थी, क्योंकि नेतन्याहू की ओर से ऐसा बयान भी ट्रंप के संदर्भ में दिया गया कि वो बच्चे नहीं है कि उनको समझाकर और मैं उनको युद्ध में डाल दूंगा। लेकिन अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हुए जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और सैयद जावेद जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान में 3 देशों के साथ ईरान जंग पर मीटिंग हो रही है। यह बड़ी जानकारी सामने आई जिसको लेकर देश के भीतर की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु बनने का मौका तो हमारे पास था, यह पाकिस्तान क्यों लेकर जा रहा है? जफर इस्लाम जी। उससे पहले मैं चित्रा जी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैंने 2 एक्सपर्ट्स को सुना, एक मेरे ख्याल से कूटनीति के एक्सपर्ट है, एक डिफेंस के एक्सपर्ट है। हाँ। तो मैंने जो समझा दीपक बोरा जी से, मैं जनरली उनकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन आज मैं पूरे तौर से डिसएग्री कर रहा हूं। उनकी बातों में वजन नहीं था, उनकी बातों में बहुत प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए कि उनको मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो जनरल GD बख्शी की कल जो उन्होंने जो वीडियो जारी किया, पूरी तफसील से यहाँ नहीं बताया, जो 40 मिनट 25 मिनट का उनका वीडियो है, उस पर कितने नाम अमेरिका के टॉप जो है डिफेंस एक्सपर्ट्स प्लस सेंटकॉम के मेंबर्स, उन लोगों का ओपिनियन उन्होंने कहा है और उसमें कहा है कि कोई वॉर नहीं चाहता थे, वॉर थोपा गया है। डिप्लोमेसी, हमारी सरकार का जो बात है कि हमें डिप्लोमेटिक अप्रोच होना चाहिए, डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू। वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर आपको किसी चीज का भी बात करना है तो बात, अमेरिका के पास औजार है, पावरफुल मुल्क है, चाइना पावरफुल मुल्क है, तो क्या हर दिन वो सबके पास चाइना थोड़ी अटैक करने जा रहा है? लेकिन आपके साथ डायलॉग होना चाहिए ताकि कोई तकलीफ नहीं हो। जो इजराइल कर रहा है वो कई चीज अमानवीय है, जैसे स्कूल के बच्चों के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया वो गलत है, लेकिन उनकी अपनी जो भी कमजोरी हो या उनकी जो भी मजबूरी हो, उन्होंने वॉर किया था, तो जैसा उनका जो ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, अब रिजीम चेंज के बाद कुछ और चीज आ रहा है, कुछ और हर दिन जो है ट्रंप साहब कुछ और ही बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया की परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए कि इससे बाकी देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो देश का कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं इजराइल और ईरान में, हम तो पक्षधार हैं भाई शांति के, हम चाहते हैं कि शांति में, विश्व में शांति बना रहे, उसके बावजूद इस तरह की चीजें दिख रही है जिससे हमें खामखा का कोलैटरल डैमेज हो रहा है। तो हम तो जाहिर इस बात को कहेंगे कि भाई आप वॉर रोकिए, समझदारी से बात कीजिए और आपस में डिस्कस करके डायलॉग से निकालिए। अब अमेरिका में जितने बड़े जो प्रोटेस्ट अमेरिका और इजराइल के अंदर हो रहे हैं, वो अपने ही सरकार के खिलाफ, ईरान के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं, अपने सरकार के खिलाफ करे। तो इससे समझ में आता है। और अभी जो कैंट के बारे में कहा, जिसके बारे में जिक्र किया उन्होंने, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस हेड दोनों ने कहा है कि कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं था जहां पर ईरान अटैक करने जा रहा है। तो मतलब इससे समझ में आता है कि इस वॉर को दुनिया पर थोप दिया है ये दो मुल्कों ने, जिससे सभी को नुकसान हो रहा है। और जहां तक बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा ये सवाल है, अब जब अमेरिका में जनता सड़कों पर है, इजराइल में भी भीतर विरोध हो रहा है, तब अब भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। इसके पहले तो एक भी दिन हम सबने नहीं देखा था कि किसी भी पक्ष की तरफ खड़ा हुआ भारत दिखाई दिया। जी बोलिए। एक सेकंड। हाँ, नहीं, हम नहीं, मैं किसी की तरफ खड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज उनकी जनता भी उनको गलत ठहरा रही। मैं ये कह रहा हूं कि हम पक्षकार हैं इसके, हम चाहते हैं जल्दी से समाधान हो। अगर रिजीम चेंज करना चाहते थे 2 दिन में रिजीम चेंज करके खत्म कर देते, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन ये वॉर इतना प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। 2 दिन में कैसे रिजीम चेंज हो जाता? जफर इस्लाम साहब, आज बैठकर बात करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच। खामेनी साहब को तो मार ही दिया, उसके बाद कैसे रिजीम चेंज कर देते? हम सब ने ये भी देखा था कि ईरान में आई लव ट्रंप, आई लव अमेरिका, कुछ ऐसे गुट थे जो सड़क पर उतरकर इस तरह के वीडियोस भी बनाते हुए नजर आए थे। 2 दिन में कैसे रिजीम चेंज हो जाता? जफर इस्लाम साहब, चित्रा जी 1 सेकंड में वही बात कर रहा हूं। आप तो वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे 2 दिन में पीओके भारत में मिला ले हिंदुस्तान, जो विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है। आप वैसे ही बोल रहे हैं इस समय। नहीं, 1 मिनट। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान को 2 दिन में हासिल नहीं कर सकते, रिजीम चेंज नहीं कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं
इस बात का भी अंदाजा, जो जीडी बख्शी साहब बार बार कह रहे हैं कि इस बात का अंदाजा होना चाहिए था उनको कि 2 दिन में नहीं हासिल किया जाए, जो आप भी कह रही है। तो मुझे कहना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस चीज को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से खत्म करना चाहिए था, ना कि पूरी दुनिया इससे इंपैक्ट हो रही है। आज भी मैं यही अपील करूंगा लोगों से, और जो हमारी सरकार भी कर रही है कि इसको, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी की तरफ खड़े नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको वॉर जिस पर्पस से किया था, जो ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, अभी 4 हफ्ते हो गए, अगर उसकी कुछ आपको दिख रही झलक की हो सकता है तो करना चाहिए, और नहीं झलक दिख रहा है तो नहीं करना चाहिए। इसमें एक और बात कहना चाहता हूं कि जो देखिए, जो आपने कहा कि मीडिएशन, ये ऐसे इस तरह के मीडिएशन जो अमेरिका के साथ और जो पाकिस्तान कर रहा है, वो जैसे तलवे चाटने वाली बात कर रहा है। भारत का एक वजन है, भारत एक मजबूत देश है, स्ट्रांग नेशन है, भारत को किसी के तलवे नहीं चाटने हैं। अब पाकिस्तान चाट रहा है तो मैं उसको क्या करूं? अपोजिशन को अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान तलवे चाट रहा है। भाई हमारी पोजीशन दुनिया की नजरों में दूसरी है। हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे गाइडेंस लगते हैं, हमको अप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीजों में हाथ नहीं डाल सकते जहां पर आपकी अपनी ही वजन खत्म हो जाए। तो आज पाकिस्तान का क्या वजूद है? कुछ नहीं, जीरो। और वो अगर मीडिएशन कर रहा है तो उसके कोई वैल्यू नहीं। तीसरी बात एक कहना चाहता हूं, शायद जीडी बख्शी साहब के जो समझ पाएंगे, और वोरा साहब उससे ज्यादा समझ पाएंगे, इसलिए कि डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा समझते हैं वोरा साहब। देखिए, आज के दिन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज को के अपने लोग, जो उनके अपने बाशिंदा हैं, जो उनके लोग वहाँ पर अपने जो सिटीजन हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो किंग हैं, मोनार्क है, जो रूलर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहे। ये भी सिचुएशन क्रिएट हुई जो कि एक पूरे जो एरिया, आप ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो खिलाफ नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज में भी, ठीक है। और उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? अमेरिका के सैन्य बेस बनाने को अगर आपने जगह दी, उन सैन्य बेस से ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान उन पर पलटवार कर रहा है, तो कई जगहों पर भी यकीनन क्षति हो रही है। इसके लिए नहीं जी, फिर किस लिए? इसके लिए नहीं, इसलिए कि वो ठीक से प्लानिंग नहीं किया कि ईरान को इतना लंबा समय कैसे दे दिया कि वो रिजीम चेंज करने के लिए वो अटैक कर रहा है उनके पब्लिक, उनके कंट्री में। तो ये उनकी कहीं ना कहीं जो बार बार आ रहा है, सऊदी अरब के जो MBS जो बार बार एडवोकेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते कि भाई 2 दिन में खत्म नहीं होगा तो 4 दिन का समझ लो। आज खुद उनकी पब्लिक सफर कर रही है हर तरह से, तो यहाँ भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ये बातें कह देना जितना आसान है जफर इस्लाम साहब, हम सब जानते हैं जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी तो माना यही गया था कि यूक्रेन कितने दिन तक संभाल पाएगा अपने आप को, लेकिन 2022 से लेकर आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। आप देखिए हाल क्या है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, युद्ध खत्म करना उतना ही मुश्किल। लेकिन हमारे देश में अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उसके बाद खुद हम अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि अपने टारगेट को हिंदुस्तान पूरा कर लेता है, तो हमने ये भी देखा इसे देश के भीतर कई लोग किस तरह की सियासत करते हुए नजर आए। मिसाल है ये कहते हुए कि भारत ने अपने आप को क्यों पाकिस्तान के आगे हथियार डाल दिए, और ऐसे लोगों में सैयद जवाद भी शामिल थे। अब बख्शी साहब मैं बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए मिसाल है कि कितने कम समय में हमने अपने टारगेट को अचीव किया और फिर देश की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं होने दिया। लेकिन सैयद जवाद साहब और इनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले ऐसे तमाम लोग इस देश के भीतर देखे गए। हमने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, ट्रंप कौन होता है ये बोलने वाला, ये वो हमने इस देश के भीतर एक अलग तरह का दौर भी देखा था। लेकिन युद्ध का क्या हश्र होता है, आज 30 दिनों के बाद आप देख सकते हैं दुनिया परेशान हो रही है। वहां ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल में वहां पर तबाही हो रही है, 3 पत्रकार लेबनान में मारे जा चुके हैं, 186 छोटे छोटे बच्चे ईरान में उनका कत्लेआम हो चुका है। हासिल क्या हो रहा है? और ट्रंप जो अपने आप को दादागिरी दिखाने के लिए आगे आ गए थे, उनके खिलाफ उन्हीं की जनता सड़कों पर उतर आई है। सैयद जवाद साहब, तो इसमें तो भारत सरकार ने शानदार काम किया था, उस दौर को भी याद कर लीजिए। और अभी भारत ने जो स्टैंड लेकर रखा है जवाद साहब, आपकी क्यों लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान को देखकर ही काम करना चाहिए भारत को? अगर वो मध्यस्थता की पहल कर रहा है तो हमको भी कूद कर जाना चाहिए। जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज फिर एक शेर से करता हूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है। देखिए, सवाल तो विपक्ष का काम है खड़े करना, लेकिन थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्ट पे आता हूं जिस पे दीपक वोरा साहब बता रहे थे। आपने जिक्र तो कर दिया कि बच्चे कहाँ, लेकिन आपने फलस्तीन का जिक्र नहीं करा।
कि इजराइल ने कितने बच्चों को मारा है, कितने स्कूलों के ऊपर बम बरसाए हैं, कितने हॉस्पिटल्स के ऊपर बम बरसाए हैं, कितनी बुजुर्गों को मारा, कितनी औरतों को मारा, इसका भी तो जिक्र कर लिया करे कोई। वहां जिक्र नहीं करा जा रहा है। और आपसे फिर कह रहा हूं, आज जो लोग यूरोप के और अमेरिका के लोग सड़कों पर निकले, उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकलीफों को झेला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तकलीफों को झेला है, जो महंगाई, जो भूखमरी थी, उसको वो जानते हैं, देखते हैं, और इसीलिए उतरे हुए हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है ना बढ़ जाए। आप कह रहे हैं अमेरिका के हाथ से गेम निकल चुका, हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी वॉर अगर किसी ने प्लान करी है तो ये पूरी वॉर इजराइल ने कैलकुलेटिव प्लान करी है, और वो अमेरिका को निकलने ही नहीं देगा। चाहे आप कितना भी मध्यस्थता की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, निकलने नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद चाहता है कि वो निकल जाए, आप देख लीजिए, लेकिन उसको इजराइल नहीं निकलने देगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमें अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करना। मैंने एक जगह कहा आकर के 15 दिन पहले कि हमें इस जंग की तैयारी करनी है, तो यही लोग खड़े होकर के कह रहे थे कि ये पैनिक फैला रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। आज उसी चीज के ऊपर आप आ रहे हैं। आपने अभी तक जो एलपीसी की समस्या हमारे सामने आ रही है, जो पेट्रोल की समस्या आ रही है, कोई, कल भी मैंने आपके चैनल पे कहा, कोई हेल्पलाइन नंबर आपने जारी करा कि कोई भी पैनिक ना फैले? आपने तैयारी करी है? नहीं करी। कोविड के समय में इन्होंने क्या तैयारी करी थी? पहले तो बड़े इश्तिहार दिए थे कि हमने तैयारी कर ली। आज कोविड की तरीके से स्थिति ना हो जाए, उसका जिक्र तो खुद ही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सचेत करा रहे हैं एज ए विपक्ष के तौर पर। जितने लोग कह रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के लोगों को तैयारी करनी है, ये समझ लीजिए, वॉर नहीं रुकी। पैनिक बाइंग हो रही है ना? नहीं, क्या पैनिक बाइंग हो रही है? नहीं, तो पैनिक तो गवर्नमेंट है ना। रोज बुक अच्छा, होते थे, आप आंकड़ा जा पहुंचा 75 लाख। आपके घर में 10 मेहमानों के बैठने की जगह हो, 50 लोग आ जाएंगे, क्या करेंगे? उनको बाहर ही खड़ा रखेंगे ना? क्या करेंगे आप? तो कुर्सी मंगवाने में, सोफा लगवाने में टाइम लग जाएगा ना। तो हम जब पैनिक बाइंग होगी तो इस तरह की स्थिति बनेगी। और आपने एक सेकंड, आपने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल ने क्या किया? और इजराइल में 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में सबसे बड़ा हमला किया था, 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बिल्कुल। फिर वो बचाव नहीं करेंगे अपना, वो पलटवार नहीं करेंगे, क्यों? कोई मुल्क हमेशा आतंकवादी हमले बर्दाश्त करता रहेगा। हमारे देश में भी हमला होता है तो इसी तरह का रोना शुरू हो जाता है। दिक्कत ये है, आतंकवादी हमला होता है तो हमारे देश में भी रोना शुरू कर देते हैं। आतंकवाद की डेफिनेशन क्या? चलिए बताएं। दिल धड़कता है, आतंकवाद के ऊपर अभी तक डेफिनेशन क्या? अंतर्राष्ट्रीय डेफिनेशन क्या है? 1200 लोग मारे गए। इजराइल के डेफिनेशन क्या है? मजम्मत करते हैं, 1200 लोग मारे गए, क्या मजम्मत करते हैं? और इस देश में भारत माता की जय के लोग नारे नहीं लगाते हैं, जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। कौन होता है फिलिस्तीन? कौन होता है इजराइल जिसके नारे हम लगाएंगे? भारत माता के जय के नारे लगाने में शर्म आते हैं और जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लगते हैं। अमेरिका के आगे पता नहीं क्या बेचैनी है हमारे, हमें समझ में नहीं आता है कैसा चरित्र है, कैसा है, गलत चरित्र है ये। कौन है जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले लोग? खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे जय फिलिस्तीन का। इजराइल का भी मत करिए, इजराइल का भी मत करिए। बट इजराइल में भी अगर 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे ना, ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी बात नहीं करेंगे। दोनों तरफ की बात कीजिए, महंगाई की तरफ दोनों तरफ की बात कीजिए। हम किसी एक साइड में नहीं खड़े हैं, बच्चों का भविष्य दोनों तरफ की बात कीजिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। देश में भारत माता की जय के नारे हमारे भारत नहीं लगाएंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा एक सांसद संसद में लगाता है। ये तो इस देश का हाल है, ये तो इस देश का हाल है। क्या जरूरत है आपको ऐसा करने की? एक तरफ खड़े होने की क्या जरूरत है? गलत बात है ये, गलत बात है ये। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि अमेरिका के खिलाफ लोग उतरे हैं यूरोप के अंदर, के खिलाफ आज जब युद्ध हुआ है शख्स नहीं उतरा है। इजराइल ने हमारा साथ दिया है। कौन है? आज युद्ध थोप कर भले ही आप उसकी किरकिरी कर रहे हैं, इजराइल का अमेरिका जो कर रहा है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ हम वॉर में फंसे हैं, इजराइल ने हमारा साथ दिया है। और दोस्त को याद रखा जाता है हमेशा। फिलिस्तीन नहीं आता है मदद करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाती है। सरकार की कूटनीति नहीं, सरकार की झूठ नीति है। ये लोगों के साथ झूठ बोलने और ठगने का काम कर रहे हैं। सरकार की झूठ नीति है क्या? सरकार देखिए ऐसा है, देखिए जरा इनकी आवाज नीचे। देखिए ऐसा है चित्रा जी, लोगों को इस देश में जानना चाहिए कि भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ डायलॉग और कूटनीति के फेवर में है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हम पक्षधर है शांति के, और हम सिर्फ शांति चाहते हैं, पीस ही प्रायोरिटी हमारे लिए। लेकिन कुछ चीजें जो है समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बार बार कहा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो एक टेम्पलेट है दुनिया के लिए कि अपने टारगेट को मारा और फिर यहाँ तो सेना घुस गई थी इस्लामाबाद तक, घुटने पे आ गए तो फिर चैनलों को देख रहे हैं
थे, गले से पकड़ा हुआ था हमने इस्लामाबाद देश की के अंदर। अर्थव्यवस्था, अरे हम बीच तो में लेने बोलिए, जा रहे थे देश की कश्मीर पूरा। अर्थव्यवस्था जो है हम तो अखंड भारत strong का आदमी है, सपना देख रहे थे। बेचैनी हो सदन गई, के ले अंदर लेंगे इतना तो बड़ा देश लगा की हुआ क्या है, हो गया हमारे सैयद भारत जब्बार, strong इसलिए ले लेंगे है, कश्मीर भी अरे ले हमें लेंगे, चाहेगा ले लेंगे। भारत पहले भारत देश के लोग भारत एकजुट तो हो जाएं भारत कश्मीर का के सना मुद्दे है, पर। फोटो आप लगा जैसे हुआ लोग है, आके रोना रोने लगेंगे तो कश्मीर में भी, एक सेकेंड, कश्मीर में भी कुछ ऐसे जो घर के भेदी थे जिनके ऊपर सेना ने उनके घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया था, ऐसे लोग इसी घर के हैं ना, हमारे ही देश के हैं। अरे तभी चले गए थे, मिर्ची क्या लगेगी, क्या जरूरत है जय फिलिस्तीन का नारा लगाने? भारत माता की जय क्यों नहीं? भारत माता की जय क्यों नहीं? भारत माता की जय क्यों नहीं? जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे और यहाँ पर भारत माता की जय कहने में यहाँ पर कपकपी छूट जाती है। पता नहीं कैसे दौड़े चरित्र के लोग हैं। नहीं कैसे दो खाते हैं हिंदुस्तान का, दिल धड़केगा किसी और मुल्क के लिए, ये इस देश में नहीं चलेगा। और जिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है उनके अंदर लाने की जरूरत भी है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात कीजिए। तो अपने बाप दादाओं से सीखने की जरूरत है हम सभी को, हम सभी को सीखने की जरूरत है। देश के लोग कुर्बानी दीजिए और देश के बात कीजिए। जफर इस्लाम साहब भाजपा के लोगों को सिखाएंगे, आरएसएस के लोगों को सिखाएंगे कि बोले सच्ची देशभक्ति क्या होती है। बोले जफर साहब, जफर साहब फिर बाकी देखिए लोगों ऐसा है, ये इनकी मानसिकता ऐसी है हाँ। कि देश में नफरत फैलाओ, ये मानसिकता नहीं चलेगी। देश के कर्नल साथ खड़े सोफिया के होना बारे चाहिए में आप और ही देश के के जो भारतीय जनता सरकार, पार्टी के देश लोग की आकर सरकार बोल का करके जा रहे जो थे। ओपिनियन है, देश शर्म आ की रही थी सरकार का आपको? जो ओपिनियन है, शर्म आ रही देश थी? में ओपिनियन है, किसके ऊपर कह रहे थे अरे आपके आपको नेता? शर्म आनी चाहिए। देश कर्नल सोफिया के बारे में देश क्या से कह बढ़ रहे के थे कुछ आप नहीं लोग? थे, शर्म आनी देश से चाहिए बढ़ के आप लोगों कुछ को। नहीं है, आज तक ये माफी जान मांगी। लीजिए। देश से बढ़ के हमारी कुछ नहीं सेना ने है, गले से अपने पकड़ा हुआ देश से था बढ़ के बेगरत कुछ मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को। आपका मुल्क वो सबसे ट्रम्प ने वहां से प्राथमिकता जा है, करके दूसरे मुल्क के बारे में क्या फिक्र करे? आप देखिए, आप बात कर रहे हैं, आप क्या ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान मार रहा है, आप उसका मत करिए, क्यों नहीं करते? अफगानिस्तानियों के साथ खड़े होइए, पाकिस्तान के आगे आप जो लड़ाई कर रहे हैं क्यों नहीं खड़े होते? भारत सरकार खड़ा है, आप क्रिटिसाइज कीजिए पाकिस्तान को, क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान गलत कर रहा है, पूरी दुनिया प्रभावित है। दीजिए हम आपके साथ खड़े होंगे। बोलिए पाकिस्तान को क्या बोलिएगा? अरे पाकिस्तान तो बेगैरत मुल्क है, उसको पाकिस्तान के जो 400 लोगों को भी मारा अफगानिस्तान में, वो किसी और धर्म के थे, किस धर्म के थे? भारत के मनोबल को आप लोगों ने कम करा है। क्यों भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पीस के तौर पे जानी जाती थी। हम कहीं नहीं, आपने जो हश्र करा है जाकर के लोगों को लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया आपने। आज लोगों की जान जाने लगी, आपको पता है? पहले समझिए, आपको पता है खाली गैस की लाइन के लिए लोग मरने लगे हैं, आपके ऊपर नहीं आएगा। सेलेक्टिव मत होइए, होना है तो पूरे तौर से रहिए, नहीं तो सेलेक्टिव मत होइए। सऊदी अरब में क्यों मार रहा ईरान? क्यों मार रहा ईरान? सऊदी अरब क्यों मार रहा यूएई पे? क्यों मार रहा बहरीन पे? डांस भी करेंगे, नागिन डांस करेंगे क्या करने के लिए? यूएई में 2 इंडियन शर्म नहीं आती आपको? लोगों को लाइन के अंदर लगवा रहे हैं। इंडियंस का क्या कल? अरे आप ट्रम्प के आगे नागिन डांस करते रहिएगा। ईरान ने जो मारा, आप क्यों समझ लीजिए इस देश के लोग मूर्ख नहीं है। अगर मेरे भारत के लोग लाइन में लगेंगे, अगर उनको कोई तकलीफ होगी, अगर उनको कोई परेशानी होगी तो समझ लीजिए भारत के लोग सारे आप लाइन में मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन आपकी सरकार से 2 अल्फाज नहीं बोले जा रहे ट्रम्प के खिलाफ। आपकी बात नहीं कर रही है, वॉर को रोकिए, क्या बोल रहा है? जाती कर रहे हो, क्या बोल रहा है बोल सैयद जब्बार जी? क्या बोलना है ट्रम्प से? अरे बोलना है कि तुम बोलिए। जुल्म कर रहे हो, जाती कर रहे हो पूरी दुनिया के आगे। हाँ। जो तुम कर रहे हो उससे पूरी दुनिया अरे प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अपने लोग मर रहे हैं। हुक्मरानों से बोलो। और ईरान, यही लोग ईरान जो मुस्लिम देशों में पलटवार करते हुए बम बरसा रहा है, फिर उसका नतीजा भी इन्हीं लोगों फिर के ईरान आगे। जो बम बरसा रहा है पलटवार करते हुए मुस्लिम देशों में, उसका वो क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। देखिए हाँ, लेकिन सुन लेते एक बार, हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब? वो भी तो मुसलमान देश है, कौन से वो मुसलमान भी देश? अरब कंट्रीज, हाँ बिल्कुल है, जहाँ पर पलटवार कर रहा है ईरान, तो वहां बिल्कुल लोग है। नहीं मारे जा रहे हैं, अमेरिकन बेसिस के वहां ऊपर पर लाखों करोड़ रुपए वहां नहीं हो गए हैं। पहले दिन ही ईरान ने कहा था मेरे पर हमला होगा, अमेरिकन बेसिस को हम टारगेट करेंगे। हाँ। जो लोग अमेरिका को जबरदस्ती उसकी पुष्ट पे बाकी बैठे हुए खाड़ी थे, देश ईरान जो की अमेरिका आलोचना की क्यों कर रहे हैं दादागिरी भाई? थी, वो खत्म होने जा रही बाकी है। खाड़ी देश ईरान की आलोचना क्यों कर रहे हैं? बाकी मुस्लिम देश ईरान की आलोचना क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बड़ा खामियाजा भुगतेगा ईरान अगर बंद नहीं करता है तो। ये इस तरह के बयान तो खाड़ी देशों से सामने आए हैं। 2 दिन में क्या 1 घंटे में ये वॉर रुक सकती है। हाँ। खुद चाहते हैं और इसका समाधान भारत के पास है, भारत जानता भी है। और कैसे? एशिया भारत के पास है। कैसे? ये बताएंगे बड़े बड़े आप बता दो भारत के पास है, आप बता दें। हम क्यों बताएं? हम बताएंगे, ये मेरा अभी गिलवान पकड़ लेंगे आकर के। अरे इनसे बता दो, पूछिए कोई ना। नहीं पकड़ेगा, आप इतने स्टूडियो में साल बैठे हो, इन्होंने दिल्ली में बैठे हैं, सर्विस करी बताइए, है। बता इतने साल दीजिए। जो करिए डिप्लोमेसी, पूछिए क्या समाधान है। डिप्लोमेसी पूछिए पूछे इन लोगों क्यों? से। दीपक बोरा जी, दीपक बोरा जी, पूछिए क्या दीपक बोरा जी समाधान हाथ उठा रहे हैं। मैं ठीक है, जानता हूं दीपक भारत बोरा जी के को पास बोलने समाधान दीजिए। है। मैं ठीक है, जानता हूं दीपक भारत बोरा के जी को पास बोलने समाधान दीजिए। है। दीपक
दीपक बोरा जी, भारत के पास समाधान है। मैं जानता हूं एक सेकंड दीपक बोरा जी बोलेंगे। बच्चों को मार रहा है, दीपक बोरा जी सही है। दीपक बोरा साहब, आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, पर कैन आई से समथिंग? यस कह प्लीज सकता हूं मैं? प्लीज। ये दोनों जनरल साहिबान बैठे हैं, ये बहुत दे आर आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स। मेरा एक प्रश्न दोनों से है, ये जो ईरान का इंप्रेसिव आर्सेनल है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, ये पिछले 1 महीने में बना है क्या? इनके पास तो कई सालों से प्रतिबंध थे सर, ये तो 30 साल से बना है। किसके लिए सर? छोले बेचने के लिए? कौन दुश्मन था ईरान का सर? चाइना, नॉर्थ कोरिया, भूटान? किसके अगेंस्ट बनाया था ये? इजराइल के अगेंस्ट। एंड इजराइल वाज एब्सोल्युटली राइट सर। इजराइल के पास अभी तक कितने 10 सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर। इजराइल वाज एब्सोल्युटली राइट, मेरे लिए सर्वाइवल की बात है। Okay. इन्होंने तो बार बार कसम खाई है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को मिटा देना चाहिए। Then what do you expect them to do? जितना और वो डिले करते ये एक्शन, मेरा मानना है जनरल साहब, यू आर अ मच बेटर स्ट्रेटेजिस्ट, आपकी बुद्धि मुझसे सर कहीं वर्ल्ड ज्यादा वॉर है। 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कौन लोग इन्वॉल्व थे सर? प्लीज सर, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 बीच के में कारण बोलिए, अलग है सर। जफर साहब के बीच में बोलिए। डोंट गेट फिर मैं ले जाऊंगा अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच सिविल वॉर, ये सब छोड़ दीजिएगा सर। बेसिकली इजराइल ने अभी जो हमला किया है, उनकी असेसमेंट, जनरल साहब, यू हैव अ लॉट ऑफ इजरायली फ्रेंड्स, सो डू आई सर, पार्ट ऑफ माय ग्रुप। दे सेड वी कुडंट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। आपका नेबर है जिहादिस्तान, वो धड़ाधड़ बनाते जाता असला। किसके लिए लड़ेगा? किसके साथ लड़ेगा? नाइजीरिया के साथ सर? उसने तो साफ कहा है कि भारत मेरा दुश्मन है। इट्स वेरी क्लियर सर। तो मेरा मानना है कि अगर ये डिक्लेरेशन किया है ईरान ने कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, देन इजराइल हैज टू डिफेंड इटसेल्फ ना। 67 में पहले हमला इजराइल ने किया था, 73 में पहले बाकी जो मुल्क है उन्होंने किया था, और फिर इजराइल ने अपनी रक्षा की। डू दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट और नो? ये डिप्लोमेसी डायलॉग किस बात पर? ईरान मान जाएगा कि यहूदियों को जीने का अधिकार है? व्हाट इज ईरान्स इंटरेस्ट इन पैलेस्टाइन सर? धर्म को भूल जाइए, पैलेस्टाइन में क्या इंटरेस्ट है उसका सर? 10 सेकंड। तो 1900 किलोमीटर दूर है वहां से सर। व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? मैं बता अगर दूं आपके सर? पास आई वांट टू बी एजुकेटेड बता सर, दूं मैं सर। समझना चाहता हूं सर आप मेरे से ज्यादा एक बार तजुर्बा है। बाकी मेहमानों को ले आते हुए 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड मुझे दे बोलिए, दीजिए हाँ। सर। मुझको जरा याद दिलवा दीजिए, जितने भी ज्यूज रहा करते थे वो पहले कहाँ रहा करते? वो तो यूरोप के अंदर रहा करते थे, जर्मनी में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, अच्छी अच्छी जगह पे जॉब्स करते थे। उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती किसने ढाई? क्या ईरान ने ढाई? और लगभग 2500 साल के ऊपर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती क्या करा गया? उनको जबरदस्ती भेजा गया। कहाँ भेजा गया? 1948 के अंदर तो भारत भी, अखंड भारत भी था। कहाँ तक? भारत सदियों से था। आगे रोने के लिए ना, भारत सदियों से था। भारत का इतिहास रहते थे, इजराइल का कोई इतिहास नहीं। 1948 से पहले, कर लीजिए, हर जगह 1948 से पहले इजराइल का कोई इतिहास नहीं। भारत का इतिहास लंबा, कंपेयर मत करिए। थोड़ी व्यवहारिक बातें कर लीजिए। मेरे भारत फिर अखंड भारत में कर लीजिए, जिन मुल्क हमारे अंडर में थे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, ऐसे हवाई बातें नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थोड़ी डिफेंस की बातें करेंगे। शंकर प्रसाद जी, मैं आ रही हूँ जफर साहब, शंकर प्रसाद जी प्लीज। उसके बाद मैं आ रही हूँ जीडी बख्शी साहब, फौरन आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट शंकर प्रसाद जी। जी चित्रा जी, देखिए भारत की स्टेटेड पॉलिसी है वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। बिल्कुल। और टेररिज्म वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किस पर थोपा जा रहा है? इजराइल के ऊपर। ये हूथी, ये हमास, ये हिजबुल्ला किस मारे खड़े हुए हैं? आज आप 10, 15, 20 साल की बात मत कीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया है। इजराइल आज की तारीख में वर्ल्ड की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे क्यों है? उन्होंने इस तरीके से अपनी हिफाजत, इट्स ए वेरी स्मॉल कंट्री, वो तो बिल्कुल ज़रा सी कंट्री है, उसको तो ये लोग खा जाएंगे। और उनको पता है कि अगर हमने अपनी हिफाजत नहीं की तो हम तो यहाँ से वर्ल्ड से पूरा नष्ट हो जाएंगे, वर्स देन दी होलोकॉस्ट। तो तीनों टेररिस्ट के जुड़ने के लिए 7 अक्टूबर के बाद लगातार सारा विश्व ये कहता चला आ रहा है कि ये बहुत गलत काम हुआ है इजराइल के साथ, और ये इजराइल के साथ गलत काम इस मारे हुए हैं हिजबुल्ला और हमास और हूती की तरफ से, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। और हम सब कब तक 2 साल पहले से हम सब कह रहे हैं कि इस पूरी झंझट की जड़ ईरान में है, और जब तक ईरान के बरखिलाफ कुछ नहीं होगा तब तक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेंगी, पनपती रहेंगी, इसी प्रकार से इजराइल को तंग करेंगी। और जैसे एम्बेसडर वोहरा साहब ने कहा
ईरान किस लिए अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है? ही इज ओनली ट्राइंग टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन फॉर वन न्यूक्लियर वेपन, द होल ऑफ इजराइल विल गेट डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। तो क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने देना चाहिए उसको? बिल्कुल, एम्बेसडर साहब सही कह रहे हैं कि क्या जो न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाना चाहता है किसके लिए बना रहा है? ओनली फॉर वन कंट्री एंड विच इज इजराइल। तो इजराइल को कुछ नहीं करना, कब करेगा कैसे करेगा वो बात अलग रही, उस पर हम सब वी आर विटनेस टू लास्ट 30 days। बट प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। इजराइल हैज ए राइट टू लिव and Israel has to defend itself, and he has to fight these proxies. How does he fight these proxies when there's a major country like Iran is going on supporting them? उनको हथियार देती है, उनको सामान देती है, उनको पैसे देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इंटेलेक्ट। तो फिर what do we do? I mean, just put yourself in a situation कि आप तीन तरफ से, एक ऊपर लेबनान से, एक इधर हमास की गाजा की तरफ से, उधर नीचे यमन की तरफ से, तीनों तरफ से आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घिरे हुए हैं। बिल्कुल। आपके कितने 1200 लोगों को बंदी बना। आपने उनके वीडियोस देखे होंगे ना, किस तरीके से बच्चों को सिगरेट से जला रहे थे, किस तरीके से औरतों के साथ व्यवहार हुआ, ये सब टीवी पे दिखा रहे थे हमास वाले। और कोई बिल्कुल। और वो और दिस वाज दी फलस्तीन का भी जिक्र कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द टेररिज्म इज ऑल अबाउट। टेरर द वर्ल्ड। टेररिज्म के खिलाफ हैं, दोनों तरफ गलत है। अगर उस चीज को हम कंडेम कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं। है तो जय फिलिस्तीन का नारा खाली एक तरफ का क्यों लगता है सदन में? दोनों तरफ है तो ठीक है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, क्लोजिंग कमेंट आप लोगों से। जीडी बख्शी साहब। अच्छा, एक मिनट सर प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इजराइल के खिलाफ जुल्म हुआ। वो 2 साल लड़े हमास के साथ, सवा सत्यानाश कर दिया हमास का। हम में से किसी ने आवाज उठाई? हमने उनका सहयोग दिया। वो लड़े हिजबुल्लाह के साथ, तबाह कर दी हिजबुल्लाह। हम में से किसी ने आवाज उठाई? वो हमने सब ने साथ दिया। हौती को मारा, हमने सब ने साथ दिया। पिछले साल उन्होंने ईरान पे हमला किया। आपने कभी आवाज सुनी मेरी या किसी और सैनिक की कि भाई वो करो, कि नहीं मत करो मत करो? वो सब ने किया। लेकिन अब आप जब ये बना के बैठ जाएं कि साहब ईरान का जुल्म है कि वो कह रहा है इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, नाउ इजराइल कह रहा है ईरान हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, और हम तोड़ के छोड़ेंगे जब तक आखिरी ईरानियन ना खलास हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा, वो तो आप करिए। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, लड़ाई के पहले गए कि नहीं गए? इससे ज्यादा क्या सपोर्ट देंगे साहब आपको? आपके लिए जाके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो है आपने हमारी इकोनॉमिक खाट खड़ी करा दी है। आप समझती हैं हमारे देश पे फर्क नहीं पड़ेगा? जो हमारा गैस, हमारा ऑयल, हमारा फर्टिलाइजर, ये सब जा रहा है। तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ गई हैं। जो हमारी इकोनॉमी इतना गेन कर गई थी उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, टेररिज्म बहुत अच्छी बात है। मैं भारतीय हूं साहब। पहले टेररिज्म मेरे को मेरे देश के खिलाफ दिखती है। मेरे देश की टेररिज्म के बारे में क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने? सिवाय ये जो है आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर को 3 बार जाके गोदी में बिठाया है, अभी भी सर पे चढ़ा रहा है, उसको F-16 अपग्रेड दे रहा है, और मार भारत को, और कर पहलगाम। माफ कीजिए साहब, मैं अपने देश को देखूंगा, मेरे लिए भारत सर्वोपरि है। ठीक है। और साहब एक तीसरी बात है, नहीं प्लीज सुन लीजिए, एक तीसरी बात है, हम एक नया दौर दुनिया में देख रहे हैं। अगर केवल इजराइल लड़ रहा होता, मेरा रवैया अलग होता। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मारा वेनेजुएला को, फिर वो चढ़ गए ईरान पे, फिर वो कह रहे हैं मैं क्यूबा की ऐसी तैसी कर दूंगा, साइबर अटैक शुरू करा दिए हैं। फिर वो साहब कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड पकड़ूंगा, फिर वो साहब कह रहे हैं मैं कनाडा को 51st स्टेट बनाऊंगा। अगले कहां आएंगे साहब? भारत में। ये हमारे श्रीलंका में कलर रेवोल्यूशन। माफी के साथ वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप भारत तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि अमेरिका में ही 90 लाख लोग राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उम्मीद यही कि दबाव जिस तरह का अमेरिकी जनता का पड़ता जा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, ट्रंप जल्द ही कुछ निर्णय लें और मध्यस्थता के जरिए बीच का कोई रास्ता निकले। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश की सियासत है जो जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन राष्ट्र प्रथम, हर एक नागरिक को सबसे पहले अपने जेहन में इस बात को घर करना होगा। राजनीति बाद में, देश पहले है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।